इस वीडियो में साइंस ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो आपके परीक्षा में 5 से 7 प्रश्न इस वीडियो से पक्का रहेगा ही रहेगा। इसमें केवल केमिस्ट्री के ही प्रश्नों को हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और इसमें जितने भी प्रश्न हम लोग अध्ययन करेंगे सब आपके एग्जाम से संबंधित प्रश्न है। तो आइए प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 में दिया है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम के फीता को जब जलाया जाता है तो उसमें जो आग उत्पन्न होती है उसकी लौ कैसी दिखाई देती है। तो ऑप्शन ए में दिया है पीली, बी में नीली, सी में चमकीली उजला और डी में लाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीली उजला। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो आग की लौ जो होती है वो चमकीली उजला दिखाई देती है। फिर आगे वाला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1। फिर 43 नंबर प्रश्न में दिया है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमकदार। फिर 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है आघातावर्धता, बी में दिया है तन्यता, सी में लचीलापन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तन्यता। जब धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। अगर पूछ दे आपके एग्जाम में कि तन्यता को परिभाषित करें, क्या पूछ दे तन्यता को परिभाषित करें, तो बस इसको ही आप याद कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। फिर 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न में दिया है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। ये कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आघातवर्धता। यानी देखिए इसमें भी आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है कि आघातवर्धता को परिभाषित करें। तो बस इसको ही आपको याद रखना है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इस गुण को आघातवर्धता कहते हैं। चलिए फिर 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न में दिया है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनिक अर्थात सोनोरस। फिर 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन होती है, किस धातु को सबसे अधिक खींचा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। सोना को सबसे अधिक खींचा जा सकता है और यही सबसे अधिक तन्य धातु कहलाती है। फिर 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न में दिया है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया है 1 किलोमीटर, बी में 2 किलोमीटर लंबे, सी में 3 किलोमीटर लंबे और डी में 4 किलोमीटर लंबे। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबे तार को बनाया जा सकता है। फिर 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न में दिया है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्य के रूप में। यानी कमरे के ताप पर मरकरी जो धातु होती है वो द्रव्य के रूप में पाई जाती है। फिर 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, याद रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न में दिया है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होता है, 8 होता है। फिर 58 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न में दिया है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है, 17। फिर 59 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि हीलियम की परमाणु संख्या है। तो हीलियम का परमाणु संख्या क्या है, 2 है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। फिर 60 नंबर प्रश्न में देखते हैं
कैल्शियम की परमाणु संख्या है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, 20 होता है। फिर 61 नंबर प्रश्न में दिया है कि फास्फोरस की परमाणु संख्या है, तो फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या है, 15 है, 15 होता है। फिर 62 नंबर प्रश्न में देखते हैं, 62 नंबर प्रश्न में दिया है कि आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक है। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक 1074 होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, 1074। फिर 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न में दिया है कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निस्तापन। यानी इस प्रश्न को ऐसे भी आपके एग्जाम में 2 अंक में पूछ सकता है कि निस्तापन से क्या समझते हैं, या फिर निस्तापन को परिभाषित करें। तो बस केवल इसी को आपको याद कर लेना है अच्छे तरह से कि कार्बोनेट अयस्क को जब सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। देखिए यहाँ इससे 1 नंबर भी आपका क्लियर हो रहा है और 2 नंबर में भी पूछेगा, तो आप बेहतर तरीक़ा से लिख दीजिएगा। फिर 64 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सल्फाइड अयस्क को धातु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। खूब बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, ये भी आपके 2 नंबर में पूछ सकता है कि भर्जन को परिभाषित करें, या भर्जन से क्या समझते हैं, या भर्जन किसे कहते हैं। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, भर्जन को लिख करके ऐसे भर्जन लिख कर और तीर का निशान बना के ये जितना है इसको लिख देना है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाती है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। चलिए 65 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न में दिया है कि लंबे समय तक आर्द्र आयु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रिकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं। देखिए लंबे समय तक जब नमी आयु में हवा में वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है उसे जंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंग, अर्थात मूर्छा कहा जाता है। अगर पूछ दे प्रश्न में कि जंग क्या है, जंग को परिभाषित करें, तो 2 अंक में इसको ऐसे ही लिख देना है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की जो पतली परत चढ़ जाती है उसे जंग कहते हैं। फिर 66 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धातु कर्म। यहाँ आपके एग्जाम में 2 नंबर में इस प्रश्न को भी पूछ सकता है इस प्रकार कि धातु कर्म क्या है, या धातु कर्म को परिभाषित करें। तो कुछ नहीं करना है, लिखना है धातु कर्म और तीर का निशान बना के उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहा जाता है। क्लियर। अब 67 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि जंगरोधी स्टील क्या है। जंगरोधी स्टील क्या है, तो यह एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है, यह एक मिश्र धातु होता है। 68 नंबर प्रश्न में दिया है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, फ्लोरीन होता है। याद रखिएगा क्या होता है, फ्लोरीन होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर पाइराइट्स। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2। फिर 26 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है।
निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। फिर 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, साधारण गंधक किस आणविक सूत्र के रूप में पाया जाता है? नंबर सी, S8। फिर 28 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, P4। फिर 29 नंबर प्रश्न में देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न में दिया है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लराज में, यानी सोना जो होता है वो अम्लराज में घुल जाता है। फिर 30 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें हमेशा एक धातु रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पारा, यानी अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें हमेशा पारा रहता है। फिर 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न में दिया है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण गंधक। फिर 32 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस। फिर 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तुमल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। इसमें फिर 10 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट, यानी शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन, यानी जो ब्रोमीन होता है वो अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव्य के रूप में होता है। फिर 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टिन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। फिर 13 नंबर प्रश्न में देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए, सबसे मुलायम धातु होता है लिथियम, और लिथियम के बाद क्या होता है? सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम। यदि प्रश्न में LiNa के तीनों में से कोई एक दिया हो तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस प्रश्न में Li लिथियम दिया है, सोडियम और पोटेशियम नहीं दिया है, तो सबसे मुलायम धातु क्या होगा? लिथियम होगा। उससे थोड़ा कड़ा क्या होगा? सोडियम, और उससे थोड़ा कड़ा पोटेशियम होगा। तो चाकू से आसानी से इन तीनों धातुओं को काटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। फिर 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिए, सबसे अधिक इन चारों में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? कॉपर है। और सक्रियता श्रेणी में बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होता है? पोटेशियम। उसके बाद में क्या होता है? सोडियम होता है। चलिए, 15 नंबर और सबसे कम क्रियाशील धातु क्या होता है? Au, मतलब सोना। 15 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, कौन? कार्बन। कार्बन जो इसमें दिया है वो अधातु है। इसमें लोहा धातु है, एल्युमिनियम धातु है और सोना धातु है, लेकिन कार्बन अधातु है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कार्बन क्या है। अभी हमने पढ़ा है कि कार्बन क्या है? एक अधातु है। तो यहाँ कार्बन अधातु है। 17 नंबर प्रश्न में दिया है कि सिलिका क्या है? तो सिलिका ना ही धातु है, ना अधातु है,
और ना ही उपधातु हैं, अर्थात इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। फिर 18 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, बी में दिया है कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सी में दिया है कि साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो धातु होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर यहाँ 19 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धन आयन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।